Class 9, this is the third lecture of Socialism in Europe and the Russian Revolution. In first two lectures you have seen that what was socialism and how did it came into the Europe and how it came to the Russia. Okay, so working class related to the Russian Revolution, they were very active during the period of socialism. At the time of industrialization, you have seen that worker conditions was not that much good, so that worker can have a better life. For in search of better life, worker or the peasant in Russia, they started the Russian Revolution. Now we look at the main point of this revolution, रशियन सोसाइटी. ओके, रशियन सोसाइटी जो है वो इस चैप्टर का मेन टॉपिक रहेगा जो इस रेवोल्यूशन के पीछे कारण है. तो हम देखते हैं रशियन की सोसाइटी की कैसी थी. द रशियन रिवोल्ट रेवोल्यूशन. इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं. यहाँ पर रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी रही. रशिया वॉज रूल्ड बाय जार निकोलस टू. रशिया पर जार निकोलस का रूल था. तो जार निकोलस एक राजा था, जैसे फ्रांस में लुई 16 रूल करता था, वैसे ही जार निकोलस यहाँ पे रूल करता था. About 85% of the Russian population was engaged in agriculture activity. 85% जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में थी, खेती करती थी. तो ये एक और डिफरेंस है यहाँ पर फ्रांस में, जहाँ पर पीजेंट का नंबर 60% के अराउंड था, यहाँ पर पीजेंट 85% है. तो दैट इज वाई रशिया वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर द रेवोल्यूशन बाय द पीजेंट और वर्कर. क्योंकि वर्कर और पीजेंट का पॉपुलेशन में 85% होने का मतलब क्या है कि अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप मुसीबत में पड़ेंगे. जार निकोलस ने यही किया. उसने अपनी इस 85% पॉपुलेशन को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने लोगों का और अपना ध्यान रखा, और ये 85% लोग काफी बुरे हालात से गुजर रहे थे. और दैट कॉज द रेवोल्यूशन इन रशिया. इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड ओनली एट अ फ्यू प्लेस सच एज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम थी देश में, और जो थी वो थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे शहरों में. It was in 1890s that many industries began to be set up in Russia. और 1890s की शुरुआत में यहाँ पर रशिया में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी. Sometimes the worker had to work for 15 hours at low wages. और इस वर्किंग कंडीशन में इस इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के लिए सिचुएशन काफी दुखद थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वर्कर को लगातार 15 घंटे तक काम करना पड़ता था. आज ये 8 घंटे का टाइम किया गया है सरकारों की तरफ से, तो 15 घंटे लगभग दुगना समय हो गया एक दिन में. और ये आप सोच सकते हैं 15 घंटे तक लगातार काम करने का असर वर्कर पे क्या पड़ता था. और वो भी उसके बदले फिर लो वेजेस मिलते थे, पैसा भी पूरा नहीं मिलता था. वर्कर्स इन रशिया केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. द वर्कर formed यूनियन एंड डिक्लेयर्ड स्ट्राइक्स whenever the working condition in the factories deteriorated. और इस तरह से जो वर्कर्स थे वो यहाँ पर यूनियन बना के रहते थे और स्ट्राइक्स करते रहते थे. जब कभी भी उनको लगता था कि वर्किंग कंडीशन फैक्ट्री की खराब हो रही है तो वो यहाँ पर स्ट्राइक कर देते थे. क्योंकि वर्कर जो थे वो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड में थे. डिफरेंट बैकग्राउंड मतलब लोहे का काम करने वाले अलग, जो मेटल में शामिल थे. इसके अलावा जो कैजुअल वर्कर होते हैं, हेल्पर वगैरह जिन्हें कहते हैं, वो अलग थे. तो ये वर्कर की क्लास थी यहाँ पर, और इनकी अपनी यूनियन होती थी. मोस्ट ऑफ द लैंड इन रशिया बिलोंग टू द नोबिलिटी एंड द चर्च. और अगर जमीन की बात करें तो रशिया में भी वही हालात थे जो फ्रांस में थे. चर्च और नोबिलिटी ज्यादातर जमीन की मालिक थी. 85% पॉपुलेशन थी, बट ज्यादातर लोग यहाँ पर नोबिलिटी और चर्च से ही यहाँ पे मालिक थे जमीन के. यानी किसान जो थे वो नोबल्स और चर्च की जमीन पे खेती करते थे. रशियन पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी एंड वांटेड द लैंड ऑफ नोबल टू बी गिवन टू देम. और ये जाहिर सी बात है कि अगर आप उनसे अपने खेतों पर काम कराएंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. तो रशिया के किसान भी अपने नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे,
और वो चाहते थे नोबल की जो जमीन है वो उनको ट्रांसफर कर दी जाए, मालिकाना हक किसानों को दे दिया जाए। ये बहुत बड़ी डिमांड थी किसानों की। Russian peasants were different from other European peasants in another way. The pooled their land together periodically and their commune divided it according to the need of the individual families. और एक बात और थी जो रशियन पीजेंट को, रशियन के किसानों को दुनिया के किसानों से अलग करती थी, वो था उनका कम्यून सिस्टम। कम्यून क्या था कि वो सारे मिलकर अपनी जमीनों को मिला लेते थे, फिर उस पर सारे मिलकर खेती करते थे और जो भी जमीन से पैदा होता था वो मिलकर बांट लेते थे। और जो परिवार, जैसे किसी परिवार में शादी होती थी या किसी परिवार को ज्यादा जरूरत होती थी तो उस परिवार को ज्यादा हिस्सा भी दिया जाता था। तो इसे कहा गया है कि जो रशियन किसान थे वो जेनेटिकली या पैदाइशी कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट क्यों थे? क्योंकि उनकी सोसाइटी जो थी वो पूरी तरह से आपस में मिल बांट के रहती थी, वहां पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं था। तो दैट इज वाई ऑल्सो ये सेकंड पॉइंट बनता है कि रशिया जो था रेवोल्यूशन के लिए बेस्ट जगह था। सोशलिज्म इन रशिया। अब सोशलिज्म रशिया में कैसे आया? All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Socialist Democratic Labour Party was formed in 1898. 1914 से पहले जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और जार का रूल था यहाँ पर, तो जार ने सभी पार्टियों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके खिलाफ खड़ा हो। इसी तरह से 1898 में एक पार्टी बनती है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, RSDLP. It struggled to give peasants their rights over land that belonged to nobles. और इस पार्टी ने स्ट्रगल किया किसानों को वो जमीन दिलाने के लिए जो नोबल्स के पास थी। As land was divided among peasants periodically, which make them natural socialists, and it was felt that peasant and not worker would be the main source of the revolution. और जो लैंड थी वो डिवाइडेड होती थी पीजेंट्स के बीच में पीरियडिकली, समय समय पर, तो वो एक सोशलिस्ट बना देती थी उनको ऑलरेडी। और इसी वजह से यहाँ पर वर्कर ना हो करके किसानों की तरफ से रेवोल्यूशन की गई थी। जो मेन सोर्स था रेवोल्यूशन का वो किसान थे रशिया के, क्योंकि वो पैदाइशी जन्मजात ही सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस as he felt that peasants were not one social group. लेकिन लेनिन जो बहुत बड़ा नेता रहा रशिया का, रशियन रेवोल्यूशन को लाने वाला बहुत बड़ा एक यहाँ पर फिगर है ये, तो वो नहीं मानता था कि किसान रेवोल्यूशन के लिए जरूरी है। लेनिन को लगता था किसानों का अपना कोई ग्रुप नहीं है, जबकि वर्कर के अपने ग्रुप होते थे। तो इस चीज का किसानों को नुकसान हुआ और वर्कर ने इसी चीज का फायदा उठाया। वर्कर जो अपनी यूनियन बना के रखते थे, स्ट्राइक कर देते थे, किसान ऐसा कभी नहीं करते थे। इसी वजह से लेनिन क्या कहता था कि किसानों का जो सोर्स है वो सॉलिड नहीं है, वर्कर से यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिल सकती है रेवोल्यूशन के लिए। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक एंड मेनशेविक। और इस तरह से जो पार्टी थी बाद में ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी दो हिस्सों में बट गई, जिसे बोल्शेविक और मेनशेविक कहा जाने लगा। तो बोल्शेविक जो था वो लेनिन के साथ चला गया, ये गर्म स्वभाव का था, और मेनशेविक ठंडे स्वभाव के थे, ये अलग हो गए। अब आती है 95 की रेवोल्यूशन। सबसे पहली रेवोल्यूशन जो हुई रशिया में वो थी 95 रेवोल्यूशन। तो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया आपको पता है जार निकोलस के अंदर था, और जार निकोलस की मर्जी यहाँ पे चलती थी। जब किसी एक बंदे की मर्जी चले तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। जार जो था पार्लियामेंट थी वहां पर, लेकिन जार कभी भी पार्लियामेंट को जवाब नहीं देता था। वो पार्लियामेंट से अपने आप को ऊपर समझता था और पार्लियामेंट के किसी भी कार्रवाई को, किसी भी आंसर को, वो क्वेश्चन को वो आंसर नहीं करता था। लिबरल वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर। और जो लिबरल थे, जो आजाद ख्यालों की सोच रखते थे, वो चाहते थे कि ये जो देश में हो रहा है इसको खत्म किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट का रूल होना चाहिए और जार को पार्लियामेंट के अंडर होना चाहिए। They worked towards demanding a constitution during the revolution of 1905। और 1905 के रेवोल्यूशन में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, जैसे फ्रांस में की गई थी नेशनल असेंबली की तरफ से, ऐसे ही यहां पर भी किया गया। अब आता है ब्लडी संडे, खूनी रविवार। किसे कहा गया ब्लडी संडे?
Price of the essential good rose so quickly by 1904 that real wages declined by 20%. वस्तुओं के दाम, चीजों के दाम इतनी तेजी से बढ़े कि 1904 तक आते आते जो वेजेस थी, जो पहले ही कम थी, वो 20% और कम हो गई. During this time, 4 members of the Putilov Iron Works were dismissed. Action was called for. और इसी समय पर 4 मेंबर थे, जो पुतिलोव आयरन वर्क कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, उसके 4 मेंबर को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे वेजेस की, वो हड़ताल की धमकी दे रहे थे. तो मालिक उनको निकाल देता है और उनके निकलते ही मजदूरों में एकता आ जाती है, यूनिटी खड़ी हो जाती है और वो सारे डिमांड करते हैं कि इनको वापस लिया जाए, नहीं तो फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी. और ऐसा होता है. Over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working hour and increase in wages. तो इस तरह से धीरे धीरे ये पुतिलोव आयरन वर्क के जो 4 बंदे निकाले गए, इनकी ये खबर सारे इंडस्ट्रीज में फैली और सड़कों पर 1,10,000 वर्कर आ चुके थे. इसका मतलब इंडस्ट्रीज पे ताले लग चुके थे और इन वर्कर ने डिमांड की थी कि इन 4 मेंबर को वापस लिया जाए और इनके जो वर्किंग आवर्स है उसको घटाया जाए और वेजेस को बढ़ाया जाए. ये 3 डिमांड इन्होंने रखी. द प्रोसेशन वॉज लेड बाय फादर गैपन. वो फादर गैपन यहाँ पे था जो इनको लीड कर रहा था. एक चर्च का फादर था ये, वो इनको लीड कर रहा था. दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोसैक्स और 100 वर्कर वर किल्ड. और जब ये प्रदर्शन अपना कर रहे थे तब इन पर पुलिस ने और आर्मी ने अटैक कर दिया, जिसमें 100 वर्कर मारे गए. उस दिन संडे था तो उसको नाम दिया गया रशियन रेवोल्यूशन में ब्लडी संडे. स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन. पीपल डिमांडेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली. इसके बाद जब ये 100 वर्कर मारे गए, रिएक्शन और तगड़ा फैला. हड़तालें और ज्यादा लंबे समय तक चली और ज्यादा संख्या में हड़तालें होने लगी. लोगों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की जहां पर इलेक्शन होंगे और वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेंगे. द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंस्टिट्यूटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा. और इस तरह से जब जार ने देखा कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है तो उसने अलाउड कर दिया एक कंस्टिट्यूटिव असेंबली बनाने के लिए, जिसे कहा गया ड्यूमा. फ्रांस में इसे कहा गया था स्टेट जनरल, यहां पर इसे कहते हैं ड्यूमा, रशियन पार्लियामेंट. द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ द सेकंड ड्यूमा. हालांकि जार ने अलाउड तो किया ड्यूमा को बनाने के लिए क्योंकि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही थी, लेकिन जैसे ही ड्यूमा उसने बनाई, सिचुएशन थोड़ी ठंडी पड़ी, जार अपनी वाली पे फिर आ गया. जो वो अंदर से था वो चीज उसकी खत्म नहीं होने वाली थी, वो किसी ड्यूमा को आंसर नहीं करने वाला था. तो उसने सिचुएशन के ठीक होते ही ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया और कहा कि दोबारा ड्यूमा को इलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उस पर क्वेश्चन करे. उसकी पावर अनलिमिटेड है और वो जैसे चाहे रूल करेगा. तो इस तरह से आप ब्लडी संडे के साथ ये जो लेक्चर इसकी एंड होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जार के कुछ डिसीजन और उसकी वजह से जो रियल रेवोल्यूशन है रशिया की 1917 की फैब रेवोल्यूशन, जो फर्स्ट पार्ट है, वो आएगा. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक यू.